हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय राघव। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, एक बहुत कॉमन सी क्वेरी और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन लोग अक्सर ये पूछते हैं मुझसे कि सर, एक लीगल प्रोसेस क्या है क्रोएशिया से पोलैंड मूव होने के लिए। और हालांकि इस टॉपिक पर मैं काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ और अपनी ज़्यादातर वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से एक लीगल वे में क्रोएशिया टू पोलैंड मूव हो सकते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर ये क्वेरी ज़्यादा है कि कहीं ऐसा ना हो हम पोलैंड में आकर के फंस जाएं और हम कुछ वक्त के बाद में हम क्रोएशिया में भी इलीगल हो जाएं और पोलैंड में भी इलीगल हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्रोएशिया की टीआरसी एक्सपायर हो जाए और पोलैंड की टीआरसी बने ही ना, या फिर हमारा रिजेक्शन आ जाए, डिसीजन जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो इस बारे में दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को समझाने में ये सारी चीज़ें हमें भी आधा आधा घंटा लग जाता है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दोबारा से दूंगा कि यहाँ पर क्या लीगल प्रोसेस है क्रोएशिया टू पोलैंड आने के लिए और यहाँ पर आकर के काम करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए अगर आप क्रोएशिया टू पोलैंड आना चाहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास वैलिड टीआरसी। वो टीआरसी वैलिड होने के साथ ही साथ वो टीआरसी आपकी रिवोक नहीं होनी चाहिए। रिवोक का मतलब आपके एम्प्लॉयर ने वो टीआरसी कैंसिल ना कर रखी हो। हालांकि एम्प्लॉयर भी इतनी आसानी से टीआरसी कैंसिल आपकी करता नहीं है, लेकिन फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए वो एक वैलिड टीआरसी और आपकी टीआरसी रिवोक ना हो। दूसरी बात, जब आप इधर आ रहे हैं तो आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ की टीआरसी अप्लाई कर देनी चाहिए। आपकी क्रोएशिया की टीआरसी रिवॉक होने से पहले और 3 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ की टीआरसी अप्लाई कर दें। तीन महीने अगर आपको हो जाते हैं इधर और आप अपनी टीआरसी नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो आपका लीगल स्टे नहीं है यहाँ पर। इन फ्यूचर आपकी टीआरसी अप्लाई नहीं हो पाएगी और किसी लॉयर ने अप्लाई कर भी दी किसी तिकड़मबाजी से तो आपका डिसीजन उसमें नेगेटिव ही आएगा। डॉक्यूमेंट्स के अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, हम क्रोएशिया से पोलैंड आना चाहते हैं तो क्या हमें आफ्टर वर्क परमिट पोलैंड आना चाहिए या हम डायरेक्ट आकर के जॉब ज्वाइन कर लें, उस प्रोसेस से आना सही है। देखिए, अगर आप प्लानिंग करके आते हैं आफ्टर वर्क परमिट तो वो कंपैरिजन ज़्यादा बेहतर है आपके इंस्टेंट ज्वाइनिंग करने से। यहाँ पर इंस्टेंट ज्वाइनिंग भी आप कर सकते हो, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन करती है और यहाँ पर टीआरसी भी आपके पहले अप्लाई हो जाती है। वर्क परमिट से पहले भी आप यहाँ पर टीआरसी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपको बाद में अपनी फ़ाइल में लगाने पड़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स बनने में लगभग 1-1.5 महीना लग जाता है। तो अगर आप आफ्टर वर्क परमिट आते हैं तो आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी रहते हैं जो आपको टीआरसी अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। तो आफ्टर वर्क परमिट आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इंस्टेंट ज्वाइनिंग भी आप यहाँ पर आकर के कर रहे हो तब भी उसमें कोई इशू नहीं है किसी तरीके का। कंपनी आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और आपकी टीआरसी भी अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि उनका एम्प्लॉयर, क्रोएशिया का एम्प्लॉयर, उनकी टीआरसी जल्दी कैंसिल कर सकता है या रिवॉक कर सकता है, एक ही बात हो गई, तो उनको सबसे पहले ये करना चाहिए, यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले अपनी टीआरसी अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि टीआरसी आपकी एक बार अप्लाई हो जाती है, उसके बाद अगर आपकी टीआरसी रिवॉक हो जाती है उधर की तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, लोगों से वो सुनते हैं कि सर, जब तक हमारी बायोमेट्रिक नहीं हो जाती तब तक हमारी टीआरसी वैलिड होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। जब तक आपकी टीआरसी यहाँ की अप्लाई नहीं हो जाती है तब तक तो आपकी टीआरसी वैलिड होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, रिवोक नहीं होनी चाहिए। अप्लाई होने के बाद रिवोक हो जाती है या एक्सपायर हो जाती है, कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का। तो जिन लोगों को ये डाउट है कि उनका एम्प्लॉयर उनकी टीआरसी जल्दी कैंसिल कर सकता है तो वो यहाँ पर आकर के सबसे पहले अपने टीआरसी अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करें और आने के बाद टीआरसी अपनी अप्लाई कर देते हैं। और जिस जॉब में हम आए हैं, जो जॉब हमने ज्वाइन करी है, हमें वो जॉब पसंद नहीं आती है या किसी कारणवश कंपनी अगर हमें निकाल देती है, उसके बाद हम दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं, मान लो वो भी अगर हमें पसंद नहीं आती है, फिर भी हमें कंपनी निकाल देती है या फिर हम उसको छोड़ देते हैं, तो
इन चीज़ों का हमारी टीआरसी के प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या हमारी टीआरसी नहीं बनेगी इस प्रोसेस में, या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इस प्रोसेस में आपकी टीआरसी के बनने या ना बनने पर तो कोई ऐसा ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी टीआरसी के डिले प्रोसेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप एक जॉब चेंज करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवाएंगे, दूसरी चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट चेंज करवाएंगे, और फिर आप टैक्स पेयर जितने ज़्यादा अच्छे हैं उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं आपके पॉजिटिव डिसीजन आने के। और अगर आप जॉब चेंज करते रहेंगे तो आप अच्छे टैक्स पेयर नहीं हो पाएंगे, लगातार टैक्स पेयर नहीं हो पाएंगे। तो आपकी टीआरसी के प्रोसेस पर सिर्फ यही इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ज़्यादा जॉब चेंज करने का। आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले बनेगी इस प्रोसेस में। दोस्तों, जो जनरल क्वेरीज़ हैं, जो लोग मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैंने सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई इस वीडियो में दे दिया है। अदरवाइज़ इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। मैं नहीं देख पाता लेकिन देख लूँगा। उसके अलावा हम लगातार लोगों को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्रोएशिया से बहुत लोग आ रहे हैं, माल्टा से बहुत लोग आ रहे हैं। आपको भी अगर यहाँ पर जॉब चाहिए या जॉब करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सूटेबल जॉब हमारे पास में जो भी होगी वो हम आपको बताएंगे। अगर मैं मैसेज का रिप्लाई करने में डिले हो जाता हूँ तो आप मुझे वॉइस नोट डाल सकते हैं। मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपको वॉइस नोट में रिप्लाई कर दूँगा।